व्हाट इज एपिलेप्सी होता बेटा क्या चीज है असल में? पॉइंट नंबर 1 बेटा, नर्वस डिसऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं। नर्वस डिसऑर्डर का मतलब कि अगर हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो माल फंक्शनिंग करेगा, उसको नर्वस डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो बेटा ये जो नर्वस डिसऑर्डर होती है ये दो तरह की होती हैं। नर्वस डिसऑर्डर जो होंगी ये दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास मस्कुलर होती हैं और दूसरी हमारे पास बेटा फंक्शनल होती हैं। मस्कुलर एंड फंक्शनल। बेटा कल जो आपको नर्वस डिसऑर्डर पढ़ाई गई थी वो नर्वस डिसऑर्डर थी आपके पास मस्कुलर थी। कौन सी थी? मस्कुलर। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमने पैरालाइसिस पढ़ा था, पैरालाइसिस उसी वक्त होगा जब हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे, उसको हम पैरालाइसिस का नाम देते हैं। तो वो एक मस्कुलर डिसऑर्डर है, लेकिन आज जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो मस्कुलर नहीं है, वो कौन सी होगी आपकी? फंक्शनल होगी। यानी कि जब नर्वस सिस्टम, देखिए यहाँ पर नर्वस सिस्टम के साथ साथ मस्कुलर डिसऑर्डर में नर्वस सिस्टम के साथ साथ मसल्स का वीक होना भी इन्वॉल्वमेंट होती थी। हम कहते थे कि यहाँ पर मसल्स भी वीक होते हैं यानी कि पैरालाइसिस के अंदर। लेकिन नर्वस डिसऑर्डर एक फंक्शनल डिसऑर्डर होगी। तो बेटा यहाँ पर जो मेन चीज हम कहेंगे कि इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ क्या होगी आपके पास? एक तो आपने याद रखना है कि आपके पास बेटा कि यहाँ पर माल फंक्शनिंग होगी नर्वस सिस्टम की, और दूसरी बात नर्व इंपल्सेस की। यहाँ पर अब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है उस प्रोसेस को जरा समझ लेते हैं। बेटा एपिलेप्सी अगर जनरल वे में हम देखते हैं ना, तो एपिलेप्सी का मतलब ये होता है कि सम टाइम जब आप किसी पेशेंट को स्ट्रेस ज्यादा देते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। कुछ लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, कुछ लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होती, कुछ लोगों में ये 40 साल 50 साल या 35 साल के बाद डेवलप हो जाती है। अब वो लोग बेटा जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर आप अच्छे से समझते हैं कि ऐसी डिसऑर्डर जो कहां से ट्रांसफर होंगी? जीन्स के जरिए से ट्रांसफर हो जाएगी जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी कि आपके बेटा हो सकता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ना आए, लेकिन ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में जा सकती हैं। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ना आए, लेकिन ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में जाएंगी, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती है। अगर तो बेटा अगर तो आपने देखा कि एक बच्चा है जो कि छोटी उम्र में ही है और उसको इस तरह से दौरे पड़ते हैं, ठीक है, उसको इस तरह से क्या पड़ते हैं? दौरे पड़ते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? वो पंजाबी में एक है, मैंने देखा था कि वो जूता सुंघाते हैं। देखा है कि नहीं? वेरी गुड बेटा जिन्होंने देखा है। ठीक है, ये जनरल चीजें हैं, ये देखना चाहिए आपको। तो असल में होता क्या है कि बेटा वहां पे कोई लॉजिक नहीं है उस जूते के पीछे जिसने भी ये स्कीमें जाती है उसको पकड़ के जूते मारने चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन बेटा अगर उसको बचपन से इस तरह से वो दौरे वगैरह पड़ रहे हैं ना मिर्गी के, तो फिर आपने समझ जाना कि उस वक्त उनके अंदर डिसऑर्डर कौन सी है? जेनेटिक है, उसमें किसी का कसूर नहीं है। लेकिन फर्ज करिए अगर बेटा, हाँ एक चीज का कसूर हो सकता है, वो है आपका कजिन सिस्टर मैरिज, जेनेटिक डिसऑर्डर कब आएगी? हाँ, अगर हम बेटा यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं तो बेटा सेकंड जो चीज है वो ये है कि अगर ट्रोमा हो जाए, ट्रोमा प्लस ट्यूमर्स। अब बेटा ट्रोमा बोलते हैं कि शदीद किस्म की सडन चोट लग गई, सर में लग गई, तो उससे क्या हुआ बेटा? उससे ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग आप कहते हैं कि वो खून जो है वो निकल जाना चाहिए, अंदर नहीं जमना चाहिए सर के अंदर, ऐसी बातें सुनिए कभी? तो बेटा उसकी वजह ये होती है कि अगर वो ब्लड का जो क्लॉट है वो आपके ब्रेन के अंदर जाके जम जाता है, तो उससे क्या होगा बेटा? उससे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, तो फिर आपको क्या हो जाएगा? एपिलेप्सी हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के दौरान सर पे चोट लगती है, शदीद चोट लगती है, ब्लड निकलता है, लेकिन ब्लड अंदर वाली साइड को डैमेज करता है, जाके हमारे ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज करता है, वहां पे जाकर क्लॉट बना देता है, तो उसके नतीजे में हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, उसको एपिलेप्सी कह देंगे। सेकंड कंडीशन ट्यूमर्स। ट्यूमर्स क्या होता है बेटा? ट्यूमर्स हम कहते हैं कि जब हमारे पास जो सेल्स होते हैं, सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देते हैं तेजी से, उसको के नतीजे में क्या बनती है? ट्यूमर्स बन जाती हैं। तो बेटा यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि बेटा अगर आपके जो नर्वस सिस्टम है वहां पे नसोलियां मौजूद है, ट्यूमर्स मौजूद है, उसके नतीजे में भी नर्वस सिस्टम माल फंक्शनिंग करेगा। अब हम इतनी देर से लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम माल फंक्शनिंग करेगा, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, काम कैसे नहीं करेगा उसको जरा समझते हैं। देखिए ये वाली जो कंडीशन होगी ना आपके पास, ये ट्यूमर स्ट्रोमा वाली, ये आपको तकरीबन 40 ईयर्स के बाद ज्यादा फील होना शुरू हो जाएगा, आफ्टर 40 ईयर्स। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो भी गया, ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी ब्रेन के अंदर, लेकिन बेटा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही वो 40 साल या 40 साल के करीब पहुंचेगा तो उस वक्त बेटा क्या हो जाएगा? आपने समझ आना है कि वहां पर उसको झटके लगना शुरू हो जाएंगे। अब बेटा यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं, वो ये है कि नर्वस सिस्टम असल में डिसऑर्डर का मतलब क्या है?
नर्वस डिसऑर्डर का। बेटा नर्वस डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि देखें हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो एट अ टाइम एक कमांड पास करता है। आपको नर्व इम्पल्स एक मैसेज भेजा जाएगा, नर्व इम्पल्स एक जनरेट होगी एट अ टाइम, और बेटा वो जब एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी वो नर्व के जरिए जाएगी इफेक्टर तक, और इफेक्टर क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। ऐसे ही होता है ना प्रोसेस, एक न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स गुजरती है, वो जाती है इफेक्टर्स तक, और इफेक्टर्स तक जब पहुंचेगी तो पहुंचने के बाद वो इफेक्टर्स का काम होता है रिस्पॉन्स पैदा करना। लेकिन बेटा जब इस तरह की कोई भी कंडीशन हुई, अगर आपके जीन्स जेनेटिक मेकअप ठीक नहीं है, उसके नतीजे में ट्यूमर्स बन गई हैं, या फिर चोट लगने से ट्यूमर ट्रोमा हो गया है, उससे ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं, उसके नतीजे में एट अ टाइम एक ही वक्त में बहुत सारी नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैनी नर्व इम्पल्सिस एट अ टाइम, बहुत सारी नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी, मैनी नर्व इम्पल्सिस एट अ टाइम। एक ही वक्त में जब जरूरत से ज्यादा बेटा नर्व इम्पल्सिस प्रोड्यूस होंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि बॉडी के जो पार्ट्स होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि उन्हें कौन सी नर्व इम्पल्स को पिक करना है, कौन सी नर्व इम्पल्स को पिक नहीं करना। उसके नतीजे में बेटा वो झटके लगना शुरू हो जाएंगे, उसको हम क्या नाम दे देंगे, एपिलेप्सी का नाम दे देंगे। समझ में आ गई बात? तो एपिलेप्सी की ये कंडीशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसके इलाज के बारे में, क्या इसका कोई इलाज है? तो बेटा इसका सिंपल बताते हैं, कोई इलाज नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता। और बेटा जो आपने वो शीशे और अक्स वाली बातें सुन रखी हैं, ठीक है, उसकी एक सिंपल सी रीजन ये होती है कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल एपिलेप्सी का शिकार है और वो नहर के किनारे चल रहा है, फिर अचानक से कहते हैं वो नहर के अंदर गिर गया और बाहर भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि बेटा हुआ इस तरह से कि जब वो नहर के किनारे पे चल रहा था तो उस वक्त उसका जो ध्यान था वो अपने कुछ सोच रहा था, ठीक है। वो नर्व इम्पल्स जो जनरेट हो रही थी वो ये थी कि उसने चलना है और जो सोचना है वो नर्व इम्पल्स उससे रिलेटेड थी। लेकिन अचानक से बेटा जब रिफ्लेक्शन पड़ा, रिफ्लेक्शन पड़ने से एक नॉर्मल इंसान को भी काफी इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल जो इंसान है, अगर आप एक बेटा काम कर रहे हैं, अचानक से आपकी कोहनी लग जाती है तो वो आपका एक ऐसा रिएक्शन होता है जो आपके कॉन्शियस में नहीं होता, और जब अचानक से होता है आप एक सडन किस्म की फीलिंग महसूस करते हैं, राइट? ऐसा होता है कि नहीं? अब उसके साथ भी यही होगा, वो अपने ध्यान में जा रहा है, एक सडन से अचानक से उसके आईज के अंदर रिफ्लेक्शन गया, जैसे ही रिफ्लेक्शन गया तो बेटा रिफ्लेक्शन जो होगा वो पहली बात तो बेटा उसका जो नर्वस सिस्टम है उसको इमरजेंसी की कंडीशन में फटाफट एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। और दूसरी कंडीशन याद रखनी है कि वहां पर बेटा उसी वक्त देखिए पहली नर्व इम्पल्सेस जो नॉर्मली तौर पे वो चल रही थी उसकी बॉडी में, अब दूसरी नर्व इम्पल्सेस वहां से आएगी, उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन गया, नर्व इम्पल्स जनरेट होकर जाएगी कि नहीं, ब्रेन में रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो जो नर्व इम्पल्सेस होंगी बेटा जब जरूरत से ज्यादा उस इंसान के अंदर नर्व इम्पल्सेस बन जाती हैं फिर ब्रेन काम छोड़ देता है, फिर वो अगर तो खुशकिस्मत है इधर वाली साइड पे गिर जाएगा, अगर उसकी किस्मत खराब है फिर वो अंदर जाएगा सीधा, ठीक है, और अंदर जाने के बाद कंधों पे जाएगा, कंधों के बाद कहाँ पे जाएगा, कब्र में जाएगा। समझ आ गई ना बात? मिट्टी के नीचे जाएगा। तो अगर खुशकिस्मत है गिर भी जाएगा कोई निकाल लेगा उसको। समझ आ गई ना बात? तो एक ऐसे इंसान जो एपिलेप्सी का शिकार है उसे कभी भी स्ट्रेस नहीं देना। और एक और चीज बेटा इसका कोई इलाज नहीं होता, अलबत्ता इसके इलाज के लिए हम कुछ टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो टैबलेट्स बस इसके जो शिद्दत होती है उसको कम कर सकती हैं, इलाज नहीं कर सकती। उसको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का नाम देते हैं। ड्रग्स मैंने समझाया था कि ड्रग्स का मतलब होता है कोई भी ड्रग्स की दो टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस ड्रग की बात कर रहे हैं वो एक मेडिसिनल ड्रग है, वो एक है मेडिसिनल ड्रग। तो बेटा जो मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं वो आपको ये चीज कंफर्म याद रखनी है। बेटा ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पहली बात जेनेटिक डिसऑर्डर है, जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर होती है बेटा उनका इलाज होता ही नहीं है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस की थी, हमने कहा था एलर्जी, 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनको एलर्जी होती है लेकिन उसका इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेटा कहाँ से जीन्स निकालेंगे? समझ आ गई ना बात? हर साल में तो जीन्स है नहीं, इससे बेटा प्रॉपर अगर आप ये कहते हैं ना कि प्रॉपर सही हो जाएगा तो प्रॉपर वाला कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहली बात जेनेटिक डिसऑर्डर है, दूसरी बात बेटा क्या है कि जो क्लॉट्स बन चुके हैं या ट्यूमर्स बन चुके हैं वो जहाँ पे बन के वहीं पे रहने वाले हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बल्कि होते ही नहीं है कि वो प्रॉपर ठीक हो। प्रॉपर ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। अफकोर्स कर सकती है, एपिलेप्सी डेथ कॉज भी कर सकती है, जैसा कि अभी हमने एक केस पढ़ा। और अगर बेटा इसी तरह से आप एक ऐसा पेशेंट, मैंने वो पैरालाइज का भी बताया था कि आप उसको नहीं कर सकते, इसी तरह से जो एपिलेप्सी होता है बेटा एक ऐसा पेशेंट जो इस डिसऑर्डर से शिकार है, आप उसको स्ट्रेस नहीं दे सकते। जैसे एक ऐसा पेशेंट जिसकी किडनी रिमूव है ना, उसको हम स्ट्रेस नहीं दे सकते क्योंकि उसकी किडनी के ऊपर ग्लैंड था, इसी तरह से आप इसको भी स्ट्रेस नहीं दोगे।
क्योंकि आपने इसको स्ट्रेस दिया ना, तो स्ट्रेस के नतीजे में क्या होगा, 1 2 3 4 बहुत सारी नर्व इंपल्सेस एट अ टाइम जनरेट होंगी और वो हैंडल नहीं कर पाएगा इन चीज़ों को। हम लोग कर लेते हैं हैंडल, हमारे सडन से चोट भी लगती है, हम उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वो पेशेंट हैंडल नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर जो स्ट्रेस बहुत ही सेवर किस्म का, शदीद किस्म का होगा, स्वेयर किस्म का है, तो बेटा उससे डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि डायरेक्टली तौर पर डेथ हो जाए, तो मैं कहूँगा डायरेक्टली तौर पर डेथ बहुत कम होती है। लेकिन बाय चांस रोड पे चल रहा है, तब उसको आप दौरा पड़ गया, पीछे से कोई गाड़ी आ गई, उसने उसको कर दिया, तो ऐसा हो सकता है। रिमूव करिए इसको।